यूरोप के देश चेक रिपब्लिक से वहां राजधानी प्राग में गोलीबारी से कोहराम मच गया। वहां एक यूनिवर्सिटी में घुसे हमलावर ने फायरिंग करके 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उस हमले में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस ने यूनिवर्सिटी की घेरेबंदी कर दी और हमलावर को मार गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन चेक रिपब्लिक पुलिस के मुताबिक उस हमलावर ने गिरफ्तारी से पहले खुद को गोली मार ली और उस वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हमलावर उसी यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी का छात्र था, लेकिन हथियार के साथ कैंपस में घुसकर करीब 1 घंटे तक उसने मौत का तांडव मचा दिया और अंधाधुंध गोलीबारी करके सभी को दहला दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग की जो तस्वीरें सामने आई वो खौफ से भर देने वाली हैं। प्राग में यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चलाने वाले उस हमलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें यूनिवर्सिटी की इमारत के एक हिस्से में वो हमलावर बेखौफ होकर फायरिंग करता दिखा। वीडियो में इमारत के ऊपर खड़ा हमलावर नीचे की तरफ निशाना लगाकर गोली चलाता नजर आया। गोलीबारी करने के साथ ही वो हमलावर जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले भी चीख कर उसे गोलीबारी नहीं करने की चेतावनी देते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस वालों की चेतावनी का उस हमलावर पर कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो उसके सिर पर खून सवार हो। वो हमलावर इमारत के उस हिस्से से नीचे की तरफ गोलियां चलाते हुए टहलता दिखाई दिया। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर पूरी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। छात्रों और शिक्षकों ने खुद को क्लासरूम में कैद करके अपनी जान बचाई। हमले के दौरान सामने आए एक वीडियो में तो कई छात्र यूनिवर्सिटी की एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदकर अपनी जान बचाते दिखे। क्योंकि खतरनाक हथियार के साथ कैंपस में घुसा वो हमलावर छात्र बिना देखे अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, जिससे बचने के लिए कुछ छात्र यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के बगल वाली इमारत पर कूदते दिखे। हमलावर की गोली से बचने के लिए ये छात्र इमारत की बाहरी दीवार पर सहारा लेकर छिपे थे और मौका मिलते ही वहां से दूसरी इमारत पर कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं हमले के दौरान कई छात्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थे। जैसे ही उन्हें गोलीबारी की खबर मिली, सभी ने वहीं पर छिपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। हथियार के साथ घुसे हमलावर ने पूरी यूनिवर्सिटी को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। हर कोई खौफ में था। हालांकि सूचना मिलने पर हमलावर को खत्म करने के लिए भारी भरकम पुलिस फोर्स ने पूरी यूनिवर्सिटी को घेर लिया और यूनिवर्सिटी के अलग अलग फैकल्टी में फंसे छात्रों और शिक्षकों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस वालों के बॉडी कैम यानी वर्दी में लगे कैमरे में ऑपरेशन के दौरान का खौफ से भर देने वाला वीडियो रिकॉर्ड हो गया और उस वीडियो में पुलिस की स्पेशल यूनिट खतरनाक हथियारों के साथ यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में घुसती नजर आई। कुछ पुलिस वाले सीढ़ियों के जरिए ऊपरी मंजिल और छत की तरफ जाते दिखे, तो कुछ पुलिस वाले क्लासरूम में घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाते दिखे। पुलिस की एक टीम इमारत के अंदर घुस चुकी थी, तो दूसरी टीम ने बाहर से पोजीशन ले रखी थी ताकि हमलावर को भागने का मौका न मिले। इस दौरान वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट और इमरजेंसी सायरन की आवाजें लगातार गूंजती रही। मौका मिलते ही पुलिस के कुछ जवान इमारत के बरामदे की तरफ तेजी से भागते दिखे। कैंपस में गोलीबारी के दौरान छिपकर जान बचाने वाले एक शिक्षक ने दहशत पैदा करने वाले उस घटना का आंखों देखा हाल बताया। Suddenly there were students and teachers running out of. हमलावर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रही पुलिस ने यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। वहां चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां घूमती दिखाई दी। क्योंकि लगातार गोली चलने की आवाज के बीच ये साफ नहीं हो पा रहा था कि कितने लोग हमले में मारे गए हैं। इसका भी पता नहीं चल रहा था कि हमलावर जिंदा है या वो भी मारा गया। तकरीबन 2 घंटे तक यूनिवर्सिटी वाले इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल रहा। लेकिन रात होते होते चेक रिपब्लिक की पुलिस ने मीडिया को ये जानकारी दी कि कैंपस में घुसे हमलावर की भी मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने से पहले उसने खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद पुलिस ने दहशत में आए छात्रों को एक एक करके वहां से बाहर निकाला और सुरक्षित घर पहुंचाया। इस दौरान पुलिस वाले वहां कुछ शवों को स्ट्रेचर पर रखकर
एम्बुलेंस में रखते भी दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में हमले से ठीक पहले हमलावर के घर में उसके पिता का भी शव मिला था और उनकी हत्या के शक में ही पुलिस उस हमलावर की तलाश में थी। उसी तलाशी अभियान के दौरान पुलिस की एक टीम यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, क्योंकि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि 24 साल का डेविड कोजाक प्राग यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी का छात्र था और एक लेक्चर के लिए वो वहां जाने वाला था। पुलिस के मुताबिक हमले वाले दिन दोपहर के करीब 2 बजे उसे लेक्चर सुनने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचना था, लेकिन लेक्चर सुनने के बजाय डेविड कोजाक हथियार के साथ कैंपस पहुंचा और कोहराम मचा दिया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आरोपी का पूरा नाम डेविड कोजाक था। वो प्राग से 21 किलोमीटर दूर होस्टॉन गांव का रहने वाला था। यूनिवर्सिटी में हमले से करीब 3 घंटे पहले यानी दोपहर करीब 12 बजे ही उसके पिता के कत्ल की खबर पुलिस को मिली थी और पड़ोसियों के मुताबिक पिता की हत्या करने के बाद खुदकुशी की बात कहता हुआ डेविड कोजाक प्राग की तरफ भागा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने खुदकुशी करने से पहले 13 लोगों की जान ले ली। खबरों के मुताबिक 30 साल पहले आजाद हुए चेक रिपब्लिक के इतिहास में मास शूटिंग यानी भीड़ में गोलीबारी की ये सबसे बड़ी घटना थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में घुसकर मौत का तांडव मचाने वाला डेविड कोजाक रूस में हुई इसी तरह की एक घटना से प्रभावित था। हालांकि पुलिस ने उसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए जांच शुरू कर दी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे की असली वजहों का पता लगाने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक डेविड कोजाक प्राग की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में पोलैंड के इतिहास की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने बताया कि डेविड कोजाक पढ़ाई में काफी तेज था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमले के बाद सामने आई खबरों के मुताबिक डेविड कोजाक रूस में हुई इसी तरह की एक घटना से काफी प्रभावित था, जिनमें 14 साल के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले एक छात्र की हत्या कर दी थी और 5 लोगों को घायल कर दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के घर की तलाशी लेने पर उन्हें शक है कि 15 दिसंबर को हुई एक शख्स और उसकी 2 महीने की बेटी की हत्या भी डेविड कोजाक ने ही की थी। बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी। एक रोज पहले सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इसके अलावा आतंकियों की तलाश में राजौरी के डेरा की गली इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढने के लिए इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। हर घर, हर गली और हर सड़क पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी सूरत में दहशतगर्दों को घेर कर शहीद जवानों की मौत का बदला लिया जा सके। डेरा की गली इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर कर दिया, क्योंकि घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकी जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। इसी वजह से उनकी तलाश में सेना ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और सेना के जवान जंगलों में घुसकर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढते नजर आए, ताकि पाकिस्तान से सरहद पार करके आए उन दहशतगर्दों को ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा सके। क्योंकि आतंकी हमले में अपने कई साथियों को खोने के बाद इन जवानों का खून खौल रहा है। गुस्से से भरे ये जवान किसी भी सूरत में आतंकियों का खात्मा चाहते हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हमले के बाद सेना ने राजौरी जिले के डेरा की गली नाम के इस पूरे इलाके को घेर लिया। हमले में शामिल आतंकियों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की तलाश शुरू की गई। जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से आतंकियों को ढूंढ निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से जंगल और पहाड़ों में आतंकियों की तलाश शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना के जवान जंगलों के अंदर जाकर आतंकियों को ढूंढते नजर आए, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से सेना के जवान कई जगहों पर अपनी पोजीशन लेते दिखाई दिए, ताकि जैसे ही आतंकियों पर इनकी नजर पड़े तो उन्हें जहन्नुम भेजा जा सके। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए। आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकी पहाड़ों की गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। आतंकियों ने ये हमला तब किया जब सेना की 2 गाड़ियां जवानों को लेकर राजौरी के डेरा की गली इलाके से गुजर रही थी।
तभी घात लगाकर आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहाड़ियों से छिपकर सेना की दोनों गाड़ियों पर इतनी गोलियां बरसाई कि उसमें बैठे जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आतंकियों का ये हमला राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में हुआ। बताया गया कि जिन 2 गाड़ियों पर हमला हुआ उनसे जवानों को सुरनकोट से बफलियाज ले जाया जा रहा था। पुंछ जिले के इस इलाके में पहले से ही आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सेना के जवान उसी सर्च ऑपरेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आतंकियों ने सेना के इन दोनों वाहनों को निशाना बना लिया। ये वो सड़क थी, यहाँ से गाड़ी गुजरी थी और कम से कम कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों कम से कम 12 किलोमीटर का सफर तय करके आतंकी यहाँ पर पहुँचे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई और बताया गया कि आतंकियों ने सेना के जवानों की हत्या करने के बाद पहले उनके हथियार लूटे और फिर वहां से भाग निकले। सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की और रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि सेना की गाड़ियां कब और कहां से गुजरेंगी। आतंकियों ने इस हमले को राजौरी के डेरा की गली और पुंछ के बुफलियाज इलाके के बीच सड़क के एक मोड़ पर अंजाम दिया। सूत्र बताते हैं कि इस हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकी शामिल थे और उन लोगों ने हमला करने से पहले इस पूरे रास्ते की रेकी की थी। इसके बाद सभी आतंकी सड़क के आसपास मौजूद पहाड़ियों में छिप गए और उन्होंने पहाड़ियों पर इस तरह से पोजीशन ले ली कि वहां से सेना के गाड़ियों और उनमें बैठे जवानों पर आसानी से गोलियां बरसाई जा सके। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने सड़क के मोड़ पर जानबूझकर इस हमले को अंजाम देने का प्लान बनाया था, क्योंकि मोड़ होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार वहां धीमी हो जाती है। ऊपर से उबड़ खाबड़ सड़क होने की वजह से गाड़ियां वहां तेजी से नहीं निकल पाती हैं। मतलब आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। और सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बल से छिपकर रह रहे थे। दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने 1-2 नहीं बल्कि कई बार इस पूरे इलाके की रेकी की, क्योंकि इस पूरे इलाके में घने जंगल और पहाड़ियां मौजूद हैं। उन्हीं के बीच गांव भी बसे हुए हैं। इसी वजह से सेना के काफिले पर हमला करने के बाद सभी आतंकी जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। हालांकि सेना ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन पहाड़ों और जंगलों की वजह से आतंकियों को ढूंढ निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। डेरा की गली का ये इलाका पुंछ और राजौरी से लगता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये पूरा इलाका पुंछ जिले में सुरनकोट में आता है, लेकिन आर्मी के सेक्टर और ऑपरेशनल कमांड के हिसाब से ये राजौरी जिले में है और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। 12 से 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उन्होंने एक गाड़ी का सहारा लिया। उसके बाद वो सड़क तक पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद ली और सेना के वाहन पर हमला किया। पहाड़ियों में छिपकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उन दोनों गाड़ियों में कई जगह गोलियों के छेद दिखाई दिए। जवानों के खून से वहां की जमीन तक लाल हो गई थी। और सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बल से छिपकर रह रहे थे। दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने 1-2 नहीं बल्कि कई बार इस पूरे इलाके की रेकी की थी। और उसी प्लानिंग के तहत एक रोज पहले आतंकियों ने दोपहर करीब 3:30 बजे सेना के काफिले पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से राजौरी और पुंछ जिले में सेना से बचने के लिए जगह बदल बदल कर रह रहे थे। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया और दावा है कि आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं जो ISI की मदद से उन तक पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का मकसद हमले कर पुंछ और राजौरी जिले का माहौल खराब करना है और इसी वजह से उन्होंने राजौरी के डेरा की गली इलाके में सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर
वहां दहशत फैला दी। 22 साल पहले इसी जगह आतंकियों ने एक जज की हत्या कर दी थी और उसी वक्त से इस मोड़ को जज मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। और सेना के सूत्रों का दावा है कि आतंकियों ने इस घटना को उस इलाके में रहने वाले लोगों की मदद से अंजाम दिया और इसी वजह से सुरक्षा बल के जवानों ने राजौरी के डेरा की गली इलाके में रहने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी, ताकि किसी भी सूरत में आतंकी वहां से भाग ना सकें। इसीलिए सेना के जवानों ने वहां से गुजरने वाले एक एक आदमी को खंगालना शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना का एक जवान सड़क से गुजरने वाले एक आदमी से कई सवाल पूछता नजर आया, जबकि वहां खड़ा एक दूसरा जवान उस आदमी पर राइफल तान कर खड़ा रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस पर किसी भी वक्त गोली चला देगा। उस आदमी से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, वो जवान राइफल तान कर उसके पीछे खड़ा हो गया। कहाँ से रहने वाले हो? करियो जाओ का कहाँ? राजौरी। किस काम से? हाँ, बेटे बीमार टेस्टिंग। हालांकि पूछताछ के बाद सेना के जवानों ने उसे वहां से जाने दिया। इसी तरह वहां से गुजरने वाले कई दूसरे लोगों की भी तलाशी ली गई। शक ये है कि आतंकियों को छिपाने और भगाने में इलाके में रहने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि बिना किसी के मदद के इतने बड़े हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। हालांकि सेना ने आतंकियों की मदद के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन 21 दिसंबर को हुआ ये हमला कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इस साल पुंछ और राजौरी जिले में आतंकियों ने इस तरह कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है और हर बार उनके निशाने पर सेना और सुरक्षा बल के जवान रहे। इससे पहले 24 नवंबर को राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ये मुठभेड़ करीब 35 घंटे चली थी, जिसमें सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसी तरह 13 सितंबर को आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल पर हमला किया था और इस हमले में सेना के 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। और शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल थे। हालांकि आतंकियों को भी सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया है। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 70 आतंकियों को ढेर किया गया। इनमें एलओसी पर 36 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में 34 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही इस साल अब तक घुसपैठ की 18 घटनाओं को भी नाकाम किया गया है। लेकिन राजौरी में हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने की मांग तक कर दी। और इस आतंकी हमले का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में डोगरा फ्रंट के लोग सड़क पर उतर आए। जम्मू शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हाथों में भारत का झंडा लेकर नारे लगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोग पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की तस्वीरें भी हाथ में लिए दिखे। एक पोस्टर भी दिखाई दिया जिस पर पुंछ हमले का बदला पीओजे के लिखा दिखाई दिया। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। बाद में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने और उसे भारत में मिलाने की मांग तक कर दी। अरे भाई, अब नौबत आ गई, उन्होंने हमारे पर हमला करा, हम भी हमला करें बालाकोट की तरह और पीओजे को लेकर के रहे। डोगरा फ्रंट का दावा है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने के बाद से इन आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की मदद करते हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने अपने प्राइवेट प्लेन में एक ऐसा वीडियो बनाया जिस पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो उनके आलीशान प्राइवेट प्लेन में बनाया गया और फिर उस वीडियो पर सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान इस वीडियो में उस प्लेन में अलग अलग पोज देकर वीडियो बनवाते नजर आए। कभी वो स्लो मोशन में चलते दिखे तो कभी कैमरा उन्हें पीछे से शूट करता नजर आया। इसके बाद वो पूरे ठाठ से जाकर सोफे पर बैठे और पैर पर पैर रखकर कैमरे की तरफ पोज दिया। इस दौरान वो सूट बूट तो पहने ही थे, साथ ही उनके चेहरे पर काला चश्मा भी जमा रहा। मतलब उन्होंने अपने प्राइवेट जेट में किसी फिल्म के हीरो की तरह बकायदा वीडियो शूट कराया और फिर सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया। और इस वीडियो के सामने आते ही कर्नाटक सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई।
क्योंकि कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान के इस वीडियो में कैमरे के घूमते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी दिखाई दिए। और फिर बीजेपी राशन पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीर अहमद खान ने जो वीडियो शेयर किया उसके साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी कि वो मुख्यमंत्री के साथ कर्नाटक में पड़े सूखे की वजह से राहत पैकेज की मांग करने दिल्ली आए। और ये वीडियो उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान ही बनाया, जिसमें उस आलीशान प्लेन में न सिर्फ कर्नाटक के मंत्री बल्कि खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी दिखाई दिए। इसके बाद बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस पर हमलावर हो गई। उसने आरोप लगाया कि एक तरफ तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से राहत राशि की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आ रही। The same fund could have been utilized for feeding some poor farmers. Why did they not do that? इसके अलावा बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के सामने क्राउड फंडिंग यानी जनता से चुनाव लड़ने के लिए मदद करने का ढोंग रच रही है, जबकि उसके अपने मुख्यमंत्री 5 स्टार सुविधाओं से लैस प्राइवेट प्लेन में सफर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई कि आखिर जमीर अहमद खान कौन है, क्योंकि इतना महंगा और आलीशान प्राइवेट प्लेन अपने पास रखना मंत्रियों के लिए भी आम बात नहीं है। इसीलिए उनके इस वीडियो के बाद जमीर अहमद खान का नाम सुर्खियां बटोरने लगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह बनी उनका ये ठाट बाट, क्योंकि जिस आलीशान प्लेन में ये वीडियो बना वो भी जमीर अहमद खान का ही बताया गया। माना जाता है कि जमीर अहमद खान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोगों में एक हैं। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कर्नाटक की सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। वो बेंगलुरु की चामराजपेट सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए। इसके बाद सिद्धारमैया ने उन्हें अपनी कैबिनेट के शुरुआती 8 मंत्रियों में जगह दी थी और उन्हें अपने साथ ही शपथ दिलवाई थी। और इसी वजह से उनकी गिनती सिद्धारमैया के सबसे करीबी लोगों में होती है। माना जाता है कि जमीर अहमद खान करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने खुद ही 2018 में अपने चुनावी हलफनामे में अपने पास 22 करोड़ की संपत्ति होने की जानकारी दी थी, लेकिन 2022 में ईडी की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि उनके पास करीब 87 करोड़ की संपत्ति है और आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में उन्हें ईडी के सामने पेश भी होना पड़ा था। और अब उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो के सामने आने की टाइमिंग, क्योंकि ये वीडियो तब बनाया गया जब सिद्धारमैया केंद्र सरकार से कर्नाटक के लिए राहत पैकेज की मांग करने दिल्ली आए थे। लेकिन उनके मंत्री के इस अंदाज से जनता के बीच एक अलग ही संदेश गया और बीजेपी ने भी इस मौके को भुनाने में जरा सी भी देर नहीं की। बीजेपी इस बात पर हमलावर हो गई कि कर्नाटक सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान के क्राउड फंडिंग वाले आइडिया पर भी बीजेपी ने तंज की तलवार तान दी। हालांकि कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में पलटवार करने की कोशिश की। Other central ministers they are not going in private flight to save time. They went. What is wrong in it? बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जनता के टैक्स से मंत्रियों के ऐशो आराम का खर्चा उठा रही है, जबकि दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार से राहत मांगने के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए भी देश के लोगों से चंदा देने की मांग कर रही है। मतलब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता से पैसे लेकर अपने जेब में रख रही है और फिर उन्हीं पैसों से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ठाट बाट का इंतजाम कर रही है। बड़ी खबर आई सांसदों के निलंबन पर गरमाई सियासत से जुड़ी। विपक्षी गठबंधन ने सांसदों के निलंबन पर विरोध तेज कर दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन ने मांग की कि सांसदों के निलंबन का फैसला रद्द किया जाए और इसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया और सांसदों के निलंबन पर अपना विरोध जताया। ये प्रदर्शन देश के कई बड़े शहरों में हुआ। कहीं ये शांति से निपट गया तो कहीं प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। चंडीगढ़ के प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ और प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में ले लिया, क्योंकि ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ आए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई
काला झंडा थामे एक प्रदर्शनकारी को संभालने में तो उसके पसीने ही छूट गए। एक पुलिस वाला जब उसे ले जा रहा था तो उसी समय प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर गया। इसके बाद कुछ और पुलिस वाले आए, उन्होंने जबरदस्ती उसे जमीन से उठाया और खींचते हुए अपनी गाड़ी की ओर ले गए। इससे पहले एक और प्रदर्शनकारी को पुलिस इसी तरह खींचते हुए अपनी गाड़ी तक ले गई। क्योंकि पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने वाले ये लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग ने उनका रास्ता रोक दिया और इसी के बाद शुरू हुआ बवाल। क्योंकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश करने लगे। कुछ हाथों में काले झंडे लेकर चढ़े तो कुछ के हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा था। लेकिन बैरिकेड पर चढ़े इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस भी तैयार थी। पुलिस वालों की अच्छी खासी संख्या बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़ी थी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी थोड़ा पीछे खड़े थे। और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड से कूदकर दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन वो जैसे ही दूसरी तरफ आए उनका सामना पुलिस से हो गया। और कुछ लोगों को तो पुलिस ने इस तरफ आने से पहले ही धर दबोचा। वो जिस समय बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, वो उसी समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और इसी तरह एक एक करके पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वो एक तरफ उन्हें लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े लोग बैरिकेड पीटने लगे। इसी शोरगुल के बीच पुलिस वाले हिरासत में लिए गए लोगों को अपनी गाड़ी तक ले आए, लेकिन उन्हें अंदर बिठाना आसान नहीं था क्योंकि प्रदर्शनकारी गाड़ी का दरवाजा पकड़कर नारे लगाने की कोशिश कर रहे थे। इससे परेशान होकर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। लेकिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का सिलसिला चलता रहा क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बीजेपी ऑफिस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस उन्हें बीच में ही रोककर हिरासत में ले रही थी। और इसके बाद तो नौबत ये आ गई कि कई प्रदर्शनकारियों को एक खुली गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तो वो लगातार नारे लगा रहे थे। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस दौरान बहुत सारे प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर ही खड़े रहे। इस प्रदर्शन की शुरुआत में ये सभी प्रदर्शनकारी कांग्रेस दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। इन लोगों के हाथों में काले गुब्बारे और झंडे थे। इन लोगों ने वहां खड़े होकर नारे भी लगाए। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद ये लोग बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़े, जहां इन लोगों का पुलिस से सामना हो गया और कई प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। लेकिन प्रदर्शन चलता रहा क्योंकि विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। वो सांसदों के निलंबन के मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती थी। इसके लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां पटना की सड़कों पर भी उतरी और पटना के इनकम टैक्स चौराहे से पैदल ही निकल पड़ी। ये प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन का था, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए। पटना की तरह लखनऊ में भी विपक्षी गठबंधन सड़कों पर उतरा। वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या अच्छी खासी थी। ये लोग लखनऊ में कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर तक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की भी करते रहे। वो नारे लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। धक्का मुक्की के बीच प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर ही बैठ गए और फिर बाकी का प्रदर्शन वहीं हुआ। बात उत्तर प्रदेश की थी, इसीलिए प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ता और झंडे नजर आए। इन लोगों ने थोड़ी देर तक पुलिस से आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की की और जब आगे नहीं बढ़ पाए तो ये लोग वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। और इसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी विपक्षी गठबंधन ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इकट्ठा हुए और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में राहुल गांधी सबसे आगे बैठे नजर आए। उनके एक तरफ लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी बैठे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे। आगे की लाइन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बैठे थे। यानी कांग्रेस के तीनों बड़े नेता इस प्रदर्शन में सबसे आगे बैठे दिखे। इसके अलावा शरद पवार भी आगे बैठे थे। वो खड़गे के बगल में बैठे दिखे।
इससे पहले दोपहर 12 बजे राहुल और शरद पवार एक साथ जंतर मंतर पहुंचे। दोनों नेता एक साथ पीछे की सीट पर बैठे थे। इस प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों के 20 से ज्यादा सांसद दिखे और उनमें कई ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने भी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। लोकसभा को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन 146 सांसदों के संसद से निलंबन का मुद्दा शांत नहीं हुआ और अगले दिन दिल्ली, जयपुर, जम्मू और चंडीगढ़ जैसे देश के कई शहरों में विपक्षी गठबंधन सड़कों पर उतर आया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में हंगामे को लेकर इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया। संसद विपक्ष के सदस्य संसद के बाहर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का काम कर रहे थे। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इसकी वीडियोग्राफी बोल उड़ा रहे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो बनाने के मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं। संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। बड़ी खबर आई तमिलनाडु में कुदरत के कहर से जुड़ी। वहां कुछ दिन पहले हुई भयंकर बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई जिले बाढ़ में डूब गए। भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आ गया और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। 6 दिनों बाद भी वहां हालात नहीं सुधरे हैं। राहत और बचाव का काम करने के लिए वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही नौसेना और वायुसेना के जवान भी मुस्तैद हैं, जो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाने पीने और जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां 6 दिनों पहले करीब 30 घंटे तक लगातार भारी बारिश हुई, जिसने तमिलनाडु के कई इलाकों की सूरत बदल कर रख दी। बाढ़ की वजह से कई जगह सड़कें बह गई और कई पुल टूट गए और हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के लिए खाने पीने का सामान जुटाना भी मुश्किल हो गया, जिससे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना हेलीकॉप्टर का सहारा लेती नजर आई। इस बीच राहत और बचाव ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया और सामने आए उस वीडियो में हेलीकॉप्टर से सेना के जवान लोगों के बीच सफेद पैकेट गिराते नजर आए। इस दौरान वहां पैकेट लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दिए, जबकि हेलीकॉप्टर से 2 जवान खाने पीने और जरूरी सामान के कई पैकेट नीचे की तरफ गिराते नजर आए। लेकिन इस बीच ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर से पैकेट लेने के लिए होड़ मच गई हो, क्योंकि उस वीडियो में वो हेलीकॉप्टर काफी नीचे की तरफ दिखा। इस दौरान वहां महिलाएं और बच्चे भी पैकेट लेने के लिए उस हेलीकॉप्टर के नजदीक भागते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग पैकेट न मिलने की वजह से परेशान होकर इधर उधर दौड़ते नजर आए। क्योंकि तमिलनाडु में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तुत्तुकुड़ी जिले में हुआ और लोगों को खाने पीने का भी सामान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जब मदद के लिए सेना का वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े और उस हेलीकॉप्टर के पास ही भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर और लोगों के बीच दूरी काफी कम नजर आई। असल में लोगों तक राहत का सामान सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ लाया गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे लोग खुद ही हेलीकॉप्टर से अपने हिस्से का सामान ले लेंगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नजदीक दिखे। कुछ लोग तो पैकेट के इंतजार में काफी देर तक वहां डटे रहे। इस बीच एक महिला पैकेट लेने के लिए वहां जद्दोजहद करती दिखी, जबकि वहां से कुछ ही दूरी पर लोग दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ आते दिखाई दिए। तूतुकुड़ी जिले के श्री वैकुंठम इलाके में सेना के जवान राहत का सामान लेकर पहुंचे और इसकी खबर सुनते ही लोग खाने पीने का पैकेट लेने के लिए वहां पहुंच गए
और तमिलनाडु में हुई भयंकर बारिश की वजह से जो तबाही मची, उसमें करीब 1000 एकड़ खेत में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। और वहां से सामने आए एक वीडियो ने इसकी तस्दीक कर दी। और सामने आए उस वीडियो में हर तरह सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। दूर दूर तक वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ऐसा लगा मानो खेत नहीं बल्कि वहां नदी बह रही हो और नदी के बीचों बीच किसी ने हरी लाइन खींच दी हो। इतना ही नहीं, खेतों के आसपास लगे सिर्फ बड़े पेड़ ही दिखाई दिए, बाकी सब दरिया में तब्दील दिखा। तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी में भारी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि वहां बाढ़ में करीब 1000 एकड़ में लगी फसल डूब गई, जबकि रिहायशी इलाके भी बाढ़ के कहर से बच नहीं पाए। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई तस्वीरों ने पूरी कहानी बयां कर दी। बाढ़ में घर डूबने की वजह से लोग अपनी छतों में शरण लेने को मजबूर दिखे और बारिश के 6 दिनों बाद ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। मतलब कि अभी कुछ दिन और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां 31 लोगों की जान ले ली, जबकि हजारों लोग अब भी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां एक ही दिन में इतनी बारिश हुई कि 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया और लोगों की जिंदगी जैसे थम गई। लगातार चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी तमिलनाडु में हालात सुधर नहीं रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वहां पर एक ही बार में 95 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से सब कुछ डूब गया और पूरे जिले में चारों तरफ सैलाब ने कब्जा जमा लिया। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी तमिलनाडु के विरुधुनगर, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुड़ी, तेनकाशी और कन्याकुमारी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना और वायुसेना को भी तैनात कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवान बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई जगह पर सड़कें कट चुकी हैं और नदियों पर बने पुल भी पानी की तेज धार में बह चुके हैं। ऐसे में सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। और तमिलनाडु में आसमान से बरसी आफत से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी मदद करने का ऐलान कर दिया। बताया गया कि केंद्र ने तमिलनाडु को 900 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दिए, जिससे वहां लोगों के लिए राहत का सामान मुहैया कराने में तमिलनाडु सरकार को मदद मिल सके, क्योंकि भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। कई इलाके में बड़े पैमाने पर सड़कें टूट गई और सरकारी इमारतें भी इसकी चपेट में आ गई। ऐसे में लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पर लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इसलिए तमिलनाडु सरकार के साथ केंद्र सरकार भी वहां बिगड़े हालात से निपटने में मदद कर रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में राहत के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके, क्योंकि रिहायशी इलाकों के साथ 1000 से ज्यादा एकड़ में लगी फसल भी डूब चुकी है। इधर राजस्थान के नागौर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक लड़के पर 5 सांडों ने मिलकर हमला कर दिया। इस हमले में वो लड़का बुरी तरह घायल हो गया। उसके दोस्तों ने किसी तरह सांडों के बीच से खींचकर उसकी जान बचाई, क्योंकि वो 5 सांड उस लड़के की जान लेने पर तुले थे। उन्होंने जफर पठान नाम के उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अपने पैरों से रौंदने लगे। 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सांडों के बीच फंसा जफर अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कोई सांड उस पर पैर से हमला करता दिखा तो कोई उसे अपनी सींगों से मारता नजर आया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सामने आए वीडियो में दिखा कि सबसे पहले एक सांड ने जफर को जमीन पर पटक दिया। उस वक्त उसका एक दोस्त वहां नजर आया, जिसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ बैठा एक दूसरा सांड उठकर वहां पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही जफर का वो दोस्त पीछे हट गया। इसके बाद वो दोनों सांड उसे अपनी सींगों से निशाना बनाने लगे। और खबर है कि नागौर का रहने वाला जफर पठान अपने उसी दोस्त के साथ वहां खाना खाने एक होटल में पहुंचा था और आरोप है कि उसके दोस्त ने ही उसे सांड के सामने धक्का दे दिया और इसके बाद जफर सांडों के हमले का शिकार हो गया। वो दोनों सांड उस पर बुरी तरह हमला कर रहे थे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग जफर को बचाने पहुंच गए। उनमें एक लड़के ने सांड को लात भी मारी ताकि वो जफर पर हमला करना छोड़ दे। यही नहीं, एक दूसरे लड़के ने पत्थर भी चलाया।
लेकिन वो दोनों सांड टस से मस नहीं हुए। तभी एक एक कर वहाँ 2 और सांड पहुँच गए। उनके पीछे चलता हुआ 5वां सांड भी जफर के नजदीक आ गया। फिर तो उन सांडों से उसे बचाना बेहद मुश्किल लगने लगा। हालांकि तभी जफर के दोस्तों के पत्थर बरसाने से वो सभी सांड पीछे हटने लगे। इस बीच मौका पाकर जफर भी उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांडों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो दोबारा लौटे और उन्होंने एक बार फिर जफर को जमीन पर गिराकर उसे पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। इसके बाद वो उसे धकेलते धकेलते सड़क के दूसरी तरफ ले गए और इस दौरान जफर के दोस्त और वहां मौजूद दूसरे लोग एक किनारे खड़े रहे। हालांकि वो लगातार उन सांडों को भगाने के लिए ईंट और पत्थर बरसाते रहे और इसकी वजह से उन सांडों को भी खतरा महसूस होने लगा। इसके बाद वो जफर को छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। सांडों के भागते ही लोगों की जान में जान आई। वो दौड़कर सड़क के किनारे घायल पड़े जफर के पास पहुंचे। इसके बाद उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। 5 सांडों के हमले से जफर के शरीर में कई जगह चोट के गहरे निशान पड़ गए थे। अगर उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो इतने सांडों के बीच से जफर का बचना बेहद मुश्किल था। ये बात उसके परिवार वाले भी मान रहे हैं। हालांकि इस घटना के लिए उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सड़कों पर घूम रहे आवारा सांडों पर तुरंत लगाम लगाने की भी मांग की, ताकि फिर ऐसी घटना किसी और के साथ न हो सके। उधर राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल पंप पर लूट का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में कुछ बदमाश उस पेट्रोल पंप पर हवाई फायरिंग करते नजर आए और उसके बाद उन बदमाशों ने वहां पेट्रोल भरवाने आए लोगों को भगा दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ बदमाश 2 मोटरसाइकिल से उस पेट्रोल पंप पर आते दिखे और वो जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल से उतरे उन्होंने वहां मौजूद पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले उस कर्मचारी पर कई बार घूंसे बरसाए और फिर उसे गुस्से में जमीन पर पटक दिया। इस दौरान दूसरे बदमाश वहां पेट्रोल भरवाने आए लोगों को भगाते नजर आए। इस बीच वहां से एक महिला और एक बच्चा गुजरते दिखे और जब उन्होंने देखा कि वो बदमाश उस कर्मचारी को मार रहे हैं तो वो दोनों कुछ देर के लिए वहीं खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। लेकिन इस दौरान जब एक बदमाश ने हवाई फायरिंग कर दी तो वो महिला और बच्चा वहां से भाग गए और उसके बाद कुछ बदमाश उस जगह घुस गए जहां पेट्रोल पंप का सारा कैश रखा हुआ था। लेकिन इस सब के बीच कुछ बदमाश उस कर्मचारी को लगातार मारते दिखे। ऐसे में उस कर्मचारी का फोन वहां गिर गया और उसे देखते ही एक बदमाश ने उसका फोन उठाया और उसे तोड़ने के लिए फिर जमीन पर पटक दिया। लेकिन ये सारा हंगामा उस कर्मचारी की पिटाई पर ही खत्म नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश चोरी करने के इरादे से उस पेट्रोल पंप पर आए थे और इसीलिए काफी देर तक उस कर्मचारी को मारने के बाद 2 बदमाश उसे लेकर वहां चले गए जहां पेट्रोल पंप का सारा कैश रखा हुआ था, जबकि दूसरे बदमाश बारी बारी से अपनी दोनों मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते नजर आए। इस दौरान वहां एक और पेट्रोल पंप कर्मचारी मौजूद था, लेकिन उन बदमाशों के डर से उस कर्मचारी ने कुछ नहीं किया और चुपचाप वहां खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद वो सारे बदमाश बाहर आ गए और पेट्रोल पंप पर घूमते हुए हवाई फायरिंग करने लगे। और जब उन बदमाशों ने अपनी दोनों मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर लिया तो वो वापस उस कर्मचारी के पास गए और उनमें एक बदमाश उस कर्मचारी को अलग से ले जाकर उससे कुछ बात करता दिखा और फिर सारे बदमाश वहां से फरार हो गए। उस पेट्रोल पंप कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन बदमाशों ने उस पेट्रोल पंप पर जमा सारा कैश लूट लिया और उसके बाद उस कर्मचारी को अपना मुंह बंद रखने की धमकी देकर फरार हो गए। बड़ी खबर आई पाकिस्तान में जारी बलोच समुदाय के लोगों के प्रदर्शन से जुड़ी। एक दिन पहले इस्लामाबाद में हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने क्वेटा से गुजरने वाले हाईवे को जाम कर दिया। वहां सैकड़ों लोग हाईवे पर डेरा जमाकर बैठ गए और घंटों तक वहां से नहीं हिले। इस्लामाबाद के साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में इसी तरह के प्रदर्शन हुए और बलोच समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। क्वेटा की सड़कों पर जमा हुए लोगों ने वहां का पूरा हाईवे ही जाम कर दिया और फिर तो वहां सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हजारों की तादाद में जमा लोगों ने बीच सड़क पर डेरा जमा लिया और फिर बलोच समुदाय के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने शुरू कर दी। इसमें वहां मौजूद लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। देखते ही देखते वहां इतने लोग जुट गए कि हाईवे दिखना मुश्किल हो गया। मतलब जहां तक निगाह गई प्रदर्शनकारियों के सिर दिखाई दिए।
कोई कार से पहुंचा, कोई मोटरसाइकिल से, तो कोई पैदल ही वहां तक आ गया। इसके बाद उस भीड़ ने हाईवे के बीचों बीच अपना मंच लगाया और पूरे हाईवे पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर ही नमाज अदा करते भी नजर आए, तो वहीं कुछ लोग छतों से वहां जुटी भीड़ का समर्थन करते दिखे। हाईवे बंद रहने की वजह से कुछ देर में वहां हालात ऐसे हो गए कि ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, क्योंकि ये हाईवे बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के बाकी शहरों से जोड़ता है। और ये प्रदर्शन केवल क्वेटा तक नहीं रहे, बल्कि बलूचिस्तान प्रांत के कई शहरों में फैलते चले गए। इसकी एक तस्वीर सूरब से भी सामने आई और सूरब में तो मानो पूरा शहर ही सड़क पर उतर आया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बहुत से लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए। रैली की शक्ल में चलते उन लोगों की नारेबाजी से मानो पूरा शहर गूंजने लगा। सूरब में एक बार शुरू हुई इस नारेबाजी ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। इस दौरान वो लोग अपने साथ कुछ पोस्टर भी लिए नजर आए। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने वहां के कई लोगों को बगैर किसी आरोप के गिरफ्त में ले लिया और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उन लोगों को जेलों से रिहा नहीं किया गया। और बलूचिस्तान प्रांत के एक और शहर पंजगुर में तो इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई महिलाओं ने की। वहां सैकड़ों महिलाएं पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं और उन्होंने पाकिस्तान की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने बलोच समुदाय के लोगों के आंदोलनों को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके साथियों ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। इसके बाद उन महिलाओं ने पाकिस्तान की सेना को निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में बेरहमी से लोगों की पिटाई की। वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसके लिए पाकिस्तान की पुलिस को भी बराबर का जिम्मेदार बताया। इस दौरान उन लोगों ने कुछ जगहों पर आगजनी भी की, जिसके बाद आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। बताया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का पुतला फूंका और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। और बलूचिस्तान से फैली ये प्रदर्शन की आग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक जा पहुंची। वहां एक दिन पहले ही बहुत बड़ा विरोध मार्च निकाला गया था और इस रैली में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे थे। आरोप है कि इसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने इस्लामाबाद में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों को जबरदस्ती हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया। उन लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने उन्हें जबरन घरों से निकालकर उनके साथ मारपीट तक की। आप इसको दिखा देना। पाकिस्तान की सरकार ने आशंका जताई कि बलोच समुदाय के लोग पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से इकट्ठा होकर किसी बड़े आंदोलन को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई थी। इस्लामाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों पर लाठियां बरसाई गई थी, तो वहीं कई लोगों को जबरन पुलिस अपने साथ ले गई थी। उधर चीन के कई इलाकों में जारी भारी बर्फबारी ने वहां लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। वहां शहर के शहर बर्फ की मोटी चादर में ढक चुके हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में तो तापमान -10 डिग्री के नीचे तक जा चुका है। लेकिन बर्फबारी का सबसे ज्यादा कहर चीन के शानडोंग प्रांत में देखने को मिला। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों और मकानों से लेकर पेड़ पौधों तक सब के सब बर्फ में ढके हुए नजर आए। रास्तों पर हजारों टन बर्फ गिरने की वजह से उन पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखाई दी। पूरा शहर दूर दूर तक बर्फ की चादर से इस तरह ढका दिखाई दिया मानो वहाँ कोई बर्फीला तूफान चल रहा हो। ड्रोन से ली गई तस्वीरें तो सिहरन पैदा कर देने वाली हैं। हालांकि बर्फ की इस आंधी के बीच भी एक तस्वीर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर धीमी रफ्तार से चल रही गाड़ियों को निर्देश देता दिखा। दूसरी तरफ सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम भी होता नजर आया। बर्फ हटाने वाली गाड़ी तेजी से
सड़क पर जमा कई इंच मोटी बर्फ को काटती दिखाई दी। लेकिन उत्तर पूर्वी चीन में ये बुरा हाल सिर्फ शहर के भीतर का ही नहीं दिखा, बल्कि बर्फ की वजह से वहां के कई हाईवे तो गायब हो गए। यानी वहां इतनी बर्फ जमा हो गई कि हाईवे दिखना ही बंद हो गए। हालांकि कुछ रास्तों को साफ करके गाड़ियों के चलने लायक बना दिया गया, लेकिन फिर भी फिसलन से भरी सड़कों पर चलना किसी खतरे से कम नहीं था। चीन के जिस हिस्से में ये बर्फीली आंधी चली, वहां से आई एक तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही दिखा। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में एक के पीछे एक कई ट्रक बर्फ से भरे हाईवे पर गुजरते दिखाई दिए। इन ट्रकों की रफ्तार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ ने हाईवे को कितना खतरनाक बना दिया है। हाईवे के ठीक बीचों बीच बेहद पतली एक काली पट्टी जैसी सड़क दिख रही थी, जबकि उसके दोनों तरफ का पूरा हिस्सा सफेद चादर से ढका नजर आया। कुछ ऐसा ही हाल वहां की रेलवे लाइनों का भी था। वहां दूर दूर तक रेल की पटरियों का पता ही नहीं चल रहा था। हालांकि जब कुछ लोग एक जगह की बर्फ काटने लगे, तब जाकर पता चला कि वो रेल की पटरियां हैं। और इस भीषण बर्फबारी का असर उत्तर पूर्वी चीन के शहरी इलाकों में ही नहीं, बल्कि उसके समुद्री इलाके में भी दिखाई दिया। और चीन के लियाओनिंग प्रांत से लगने वाले समुद्री किनारे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें समंदर की ऊपर सतह पर कई इंच मोटी बर्फ जमी हुई दिखी। समंदर पर बिछी बर्फ की इस दीवार ने चीन के जहाजों का उसके बंदरगाह तक आना मुश्किल कर दिया। और बताया गया कि इसी वजह से चीन के कई जहाज रास्ते में ही फंस गए। हालांकि इस दौरान चीन के कोस्ट गार्ड बर्फ तोड़ने वाली नाव की मदद से समंदर पर जमी बर्फ को हटाते नजर आए, ताकि बर्फबारी में जमे समुद्री रास्ते को एक बार फिर जहाजों के लिए खोला जा सके। बर्फबारी ने उत्तर पूर्वी चीन के जिन प्रांतों पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, उनमें चीन की राजधानी बीजिंग समेत उसके हेनान, शैनडोंग, लियाओनिंग और शांसी प्रांत शामिल हैं। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां हुई लगातार बारिश की वजह से वहां की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। और इसका जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां की सड़कों पर नदी बह रही हो, क्योंकि लगातार बारिश और तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में तो सड़कों का नामो निशान ही मिट गया और उसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। लेकिन इस बीच जो लोग जरूरी कामों से घरों से निकले भी, तो उन्हें सड़क पर बने उस दरिया से होकर ही गुजरना पड़ा। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वो गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी दिखी और घुटनों तक पानी भरने की वजह से वो गाड़ियां रेंग कर चलती नजर आईं। कई घंटों तक हुई लगातार बारिश की वजह से वहां के कई इलाके में तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा, जबकि कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया और उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि कैलिफोर्निया में कई घंटों तक हुई लगातार बारिश ने वहां के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पानी भरने की वजह से वहां के कई रास्ते बंद कर दिए गए और अगर कुछ रास्ते खुले भी नजर आए, तो उन रास्तों पर इतना ज्यादा पानी भरा दिखा कि पैदल चलना तो दूर, लोगों के लिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। इस दौरान एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलकर वहां मौजूद एक दूसरे आदमी से मदद मांगता नजर आया, लेकिन उस सड़क पर इस कदर पानी भरा था कि उन दोनों के लिए चलना तक मुश्किल हो रहा था। इस बीच वहां एक दूसरी गाड़ी आती दिखी, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई, क्योंकि जलभराव की वजह से वो गाड़ी आधी से ज्यादा पानी में डूब चुकी थी। ऐसे में उसका चलना तक मुश्किल हो गया और इसकी वजह से वो गाड़ी रेंगते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। बड़ी खबर आई गाजा में इजरायल के भयंकर हमलों से जुड़ी। इजरायल ने दक्षिणी गाजा में रफा बॉर्डर के पास ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस हमले की लाइव तस्वीरें यूके के एक न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गई। फिलिस्तीन ने जानकारी दी कि इजरायल ने रफा बॉर्डर के नजदीक 3 मकानों को और एक मस्जिद को निशाना बनाया और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ड्रोन से किया गया और इजरायल ने रफा बॉर्डर के नजदीक 3 मकानों और एक मस्जिद पर अटैक किया। और इस अटैक की तस्वीरें यूके के एक न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो उस समय का है जब यूके के एक न्यूज चैनल ने अपना कैमरा रफा बॉर्डर के पास कुवैती अस्पताल के सामने लगा रखा था। वो वहां आने वाले लोगों की हालत पर स्टोरी कर रहा था,
लेकिन तभी उसके कैमरे में इजराइल का ड्रोन हमला कैद हो गया। एक हमले के बाद काला धुआं उठ ही रहा था कि दूसरा बम गिरा और धमाका हुआ और फिर एक और बम गिरा। धमाकों की आवाज के बीच न्यूज चैनल के लोगों ने उंगली से इशारा करके वो जगह दिखाई जहां से धुआं उठ रहा था। लेकिन इसी बीच अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई और ऐसे हालात बन गए कि कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोग अचानक हुए इस हमले में बुरी तरह घबरा गए। वो यहाँ वहाँ भागने लगे। और इसी बीच कैमरा एक गाड़ी के पीछे छिपे परिवार के पास पहुंच गया। इस परिवार को देखकर पता लग रहा था कि गाजा में लोग इजराइल के हमलों की वजह से किस तरह डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी कहीं से एक बम आएगा और उन्हें मौत की नींद सुलाकर चला जाएगा। धमाकों की आवाज सुनकर इस बच्ची की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई। वो अपने पिता से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी। अटैक के समय इस शख्स की गोद में 2 बच्चे थे और हमला होते ही उसने दोनों बच्चों को अपनी गोद में चिपकाया और एक गाड़ी की आड़ में लेकर छिप गया। धमाका होने के बाद ये शख्स धीरे धीरे उठा। उसने और बच्चों ने आसमान से उठते काले धुएं को देखा और फिर वो दोनों बच्चों को गोद में उठाकर वहाँ से निकलने लगा। तभी वहाँ पर एक महिला आई, उसकी गोद में भी एक बच्चा था। वो महिला उस शख्स और तीनों बच्चों के साथ वहाँ से बचकर निकली, लेकिन हमले से डरी सहमी बच्ची के आंसू नहीं रुके। वो पीछे देखती और रोने लगती। इजराइल के हमले के बीच फंसा ये परिवार कुवैती अस्पताल के पास ही बने एक शरणार्थी कैंप में रहता था और ये लोग बचते बचाते वहीं पहुंचे, क्योंकि गाजा युद्ध में पीड़ितों के लिए अस्पताल में शरणार्थी कैंप लगाया गया था। इसी वजह से वहां 1-2 नहीं बल्कि मीडिया की कई गाड़ियां नजर आईं। और इन न्यूज चैनलों के कैमरे में दर्दनाक हालात कैद हो गए, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद लोग हाथों में घायलों को लेकर दौड़ते नजर आए। सबसे बुरा हाल बच्चों का दिखा। वो रो रहे थे और आसपास सायरन की आवाज गूंज रही थी। इजराइल की बमबारी वाली जगह पर तो कुछ बचा ही नहीं। वहाँ धमाके की वजह से मलबे का अंबार लग गया। कई लोग उसके नीचे दब भी गए और वहाँ मौजूद लोग मलबे को जल्दी जल्दी हटाकर नीचे दबे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। नतीजा ये हुआ कि मलबे से कुछ शव निकले और कुछ घायल। हमले के बाद हालात इतने डरावने हो गए कि लोग शवों के पास से बचकर भागते नजर आए। फिलिस्तीन ने दावा किया कि यह हमला रफा बॉर्डर के नजदीक बने 3 मकानों और एक मस्जिद पर किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सड़क हादसे के बाद डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के बाद एक कार में आग लग गई और पूरे इलाके में धुएं का काला गुबार छा गया। और हादसे के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें डिवाइडर से टकराई एक कार धू-धू कर जलती नजर आई। हादसा इतना भीषण था कि वो कार पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी और उससे काला धुआं निकल रहा था। हालांकि इस दौरान कार के 2 दरवाजे खुले नजर आए, जिससे ऐसा लगा कि हादसे के बाद कार में फंसे लोगों ने खुद बाहर निकलने की कोशिश की हो या फिर उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया हो। हादसे की खबर मिलते ही वहां पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और कुछ देर बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। दावों के मुताबिक ये भीषण हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, क्योंकि इस हादसे में कार के पूरी तरह से परखचे उड़ चुके थे। नंबर प्लेट भी कार से कुछ दूर पड़ी मिली और डिवाइडर से टकराई उस कार का पिछला हिस्सा एक बड़े से पत्थर पर चढ़ा नजर आया। हादसे की ये तस्वीर देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज थी। वहीं दावों के मुताबिक डिवाइडर से कार के टक्कर के तुरंत बाद ही आग लग गई थी और हादसे के वक्त उस कार में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें एक कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और गाजा के दोनों हिस्सों में छिड़ी जंग के बीच हमास ने 2 बंधकों का वीडियो जारी कर दिया। हमास के मुताबिक वो दोनों बंधक इजराइल के रहने वाले हैं और उन्हें 7 अक्टूबर को किए गए हमले के दौरान ही अगवा किया गया था। और उन्हीं दोनों बंधकों का वीडियो जारी कर एक बार फिर हमास ने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की।
हमास ने जो वीडियो जारी किया उसमें एक बंधक 79 साल के बुजुर्ग थे। वीडियो में उन्होंने अपनी बुरी हालत को बयां किया और इजराइल से बंधकों को छुड़ा लेने की गुहार लगाई। इसके बाद वीडियो में जो बंधक नजर आए उनकी उम्र करीब 47 साल बताई गई। उन्होंने भी बेहद भारी गले से नेतन्याहू सरकार से बंधकों को बचा लेने की अपील की। इस वीडियो को जारी करके हमास ने एक बार फिर दुनिया को ये बता दिया कि उसके पास मौजूद बंधक कितने खौफ में हैं और वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस वीडियो को जारी कर हमास इजराइल के सामने सीज फायर यानी गाजा में हमले रोक देने के लिए कोई नई शर्त रखना चाहता है। और माना जा रहा है कि उसका ये दांव काम भी कर गया, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के कुछ ही वक्त बाद न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि इजराइल ने 30 बंधकों की रिहाई के बदले 1 हफ्ते के सीज फायर की शर्त हमास के सामने रखी है। इससे पहले जो सीज फायर हुआ था उसमें शर्त के मुताबिक हमास ने करीब 100 बंधकों को रिहा किया था और इसके बदले में इजराइल को फिलिस्तीन के 3 गुना ज्यादा कैदियों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि शर्त के मुताबिक इजराइल के 1 बंधक के बदले फिलिस्तीन के 3 कैदियों को छोड़ा जाना था। डील के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले महीने सीज फायर खत्म होने के कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए थे। इजराइल ने सीज फायर तोड़ने का आरोप हमास पर लगाते हुए कह दिया था कि हमास के लड़ाकू ने ही उनके सैनिकों पर गोलियां बरसाईं। लेकिन अब खबर है कि इजराइल एक बार फिर सीज फायर की तैयारी में जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके लिए इजराइल ने फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत 30 बंधकों की रिहाई करने पर 1 हफ्ते यानी 7 दिन तक सीज फायर करने की शर्त रखी गई है। मतलब ये कि इस बार इजराइल फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि जंग में इजराइल का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा है। इसी वजह से वो इस बार अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहता है। हालांकि इस बार भी गाजा में सीज फायर करवाने में मध्यस्थता की भूमिका कतर और मिस्र भी निभाते दिख रहे हैं, जैसा कि पिछले महीने हुए युद्ध विराम के दौरान देखा गया था। इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा हो गई क्योंकि ऐसी खबर आई कि सीज फायर पर चर्चा के लिए हमास का चीफ इस्माइल हानिया मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा। दावा है कि इस्माइल हानिया ने कतर में पनाह ले रखी है, लेकिन ऐसी खबर आई कि वो अपने छिपने की जगह से निकलकर मिस्र पहुंच गया। खबर के मुताबिक हानिया गाजा में हो रहे बेतहाशा हमलों से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो भी सीज फायर की कोशिशों में जुटा है। पिछली बार भी युद्ध विराम के लिए उसने इजराइल के आगे घुटने टेके थे और इसके बाद ही 1 बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों वाली डील हुई थी। लेकिन अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इस बार हमास ने 1 हफ्ते के सीज फायर के लिए रखी गई इजराइल की शर्त ठुकरा दी और 2 टूक कह दिया कि बंधकों की रिहाई पर तभी चर्चा होगी जब इजराइल की सेना गाजा पर हमले पूरी तरह रोक देगी। यानी हमास इस जंग को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए रोक देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की मीडिया के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले मिस्र और कतर ने हमास के नेताओं के सामने इजराइल का 1 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऑफर रखा। लेकिन दावा है कि हमास के नेताओं ने इजराइल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अमेरिका के मीडिया के मुताबिक हमास ने इजराइल से गाजा में पूर्ण युद्ध विराम की मांग कर दी। हमास ने साफ कह दिया कि वो इजराइल के साथ कोई भी बातचीत तभी शुरू करेगा जब इजराइल की फौज गाजा में जारी हमलों को पूरी तरह रोक देगी। यही नहीं, अमेरिका की मीडिया के मुताबिक पूर्ण युद्ध विराम के लिए हमास ने इजराइल के सामने एक नया प्रस्ताव भी रख दिया, जिसके तहत हमास ने अपनी कैद में मौजूद सभी बंधकों के बदले इजराइल की जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की। बड़ी खबर आई लाल सागर में जारी हमलों से जुड़ी। अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में हूथी लड़ाकू के 12 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का बड़ा दावा किया। खबर है कि यमन के हूथी लड़ाके एक बार फिर उस इलाके में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका के इन हमलों से उन लड़ाकू की कमर टूट गई। वो पिछले कई दिनों से लाल सागर में आतंक मचा रहे हैं
और हूथी लड़ाकों के निशाने पर न सिर्फ इजराइल और अमेरिका के जहाज हैं, बल्कि वो कई दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बना चुके हैं। इसी वजह से लाल सागर में इन दिनों भयंकर खौफ का माहौल है। और इन खतरों के बीच अमेरिकी नौसेना ने हूथी लड़ाकों पर बहुत बड़ा एक्शन लेने का दावा कर दिया। खबर है कि लाल सागर में हमले की फिराक में बैठे हूथी लड़ाकों के 1-2 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा ड्रोन तबाह कर दिए गए। उस इलाके में लंबे वक्त से पहरेदारी कर रही अमेरिकी नौसेना ने इन हमलों को अंजाम दिया। खबर है कि अमेरिकी युद्धपोतों ने मिसाइलों से उन ड्रोन का काम तमाम किया। हालांकि अमेरिका ने इन हमलों के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी उसने नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की नई और खास मिसाइल यूनिट ने इस ऑपरेशन को पूरा किया। लाल सागर में अमेरिका के USS कार्नी समेत कई घातक युद्धपोत लंबे वक्त से तैनात हैं और उनके जरिए अमेरिकी सेना इससे पहले भी कई बार हूथी लड़ाकों के मंसूबों पर पानी फेर चुकी है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन को तबाह करने की ये पहली घटना है। और इसीलिए माना जा रहा है कि लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पूरे एक्शन में आ चुके हैं। इस बीच हूथी लड़ाकों ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने यमन की तरफ आंख भी उठाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी हूथी लड़ाकों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 2 टूक कह दिया, अगर अमेरिका ने यमन को निशाना बनाने की कोशिश भी की तो लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके के तेवर जरा भी नरम नहीं पड़े हैं, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधे अमेरिका जैसी महाशक्ति को ललकार दिया। और जिन युद्धपोतों के दम पर अमेरिका इजराइल की मदद करने में जुटा है, उन्हें खत्म करने की धमकी दे दी। इससे पहले अमेरिका ने इशारों में इस बात के संकेत दिए थे कि अगर लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमले नहीं रुके और हूथी लड़ाके वहां से नहीं हटे तो उनका खात्मा करने के लिए अमेरिकी सेना यमन में भी घुस जाएगी। यमन के एक बड़े हिस्से पर हूथी लड़ाकों का राज है। आरोप है कि वहीं से वो लाल सागर की तरफ जाने वाले जहाजों पर हमला करते हैं और इसी वजह से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा कई गुना बढ़ गया। खबर है कि इस बड़े खतरे को देखते हुए 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों ने अपने रूट बदल दिए हैं। यानी वो लाल सागर से गुजरकर हूथी लड़ाकों के हमले का खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं। इसी वजह से 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों ने लाल सागर के रूट को छोड़ने का फैसला कर लिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की तरफ से यूरोप जाने वाले कई जहाजों ने अपना रूट बदल दिया है। पहले वो लाल सागर को पार कर स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर में दाखिल होते थे और वहां से यूरोप के देशों तक पहुंचते थे, लेकिन अब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के समुद्री रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का मन बना लिया है, क्योंकि वो लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा करने में उन जहाजों का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें एशिया से यूरोप जाने में करीब 10,000 किलोमीटर की और यात्रा करनी पड़ेगी। अनुमान है कि इस दूसरे रूट के जरिए उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में 3 से 4 और हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस समुद्री रूट पर वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो अपना खर्च बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एशिया से यूरोप के देशों तक जाने के लिए लंबा रास्ता चुनने की वजह से इसका असर आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक जल्द ही ये समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि एशिया से यूरोप और यूरोप के देशों से एशियाई देशों तक आने जाने के लिए लाल सागर बेहद अहम समुद्री रूट है। लाल सागर आगे जाकर स्वेज नहर से मिलता है, जो यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला सबसे प्रमुख जलमार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी स्वेज नहर से होकर गुजरता है, लेकिन लाल सागर में लगातार हो रहे हमलों की वजह से मालवाहक जहाज कंपनियों ने इस रूट के बजाय लंबा रास्ता चुना है। इससे जहाजों की लागत बढ़नी तय है और फिर दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। यही नहीं,
जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि लाल सागर में आए संकट का सामना सभी देशों को करना पड़ सकता है, क्योंकि लाल सागर में अब तक कई देशों के बड़े जहाजों पर हूथी लड़ाके हमले कर चुके हैं। उनका गुस्सा इजरायल से है। वो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि जब तक गाजा पट्टी में इजरायल सैन्य कार्रवाई करता रहेगा, तब तक वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करते रहेंगे। और इसी वजह से अमेरिका और इजरायल ने अपने घातक युद्धपोत उस इलाके में तैनात कर रखे हैं। इन दोनों देशों ने कई बार हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने में कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन वो लाल सागर को पहले की तरह सुरक्षित नहीं बना पाए। और इस समस्या को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 2 दिन पहले ही जहाजों की सुरक्षा के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया था। लाल सागर में पेट्रोलिंग के लिए बनी संयुक्त नौसेना में अमेरिका के अलावा बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन और ब्रिटेन की फोर्स होगी। इस मिशन को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम दिया गया है। इन सभी देशों की नौसेनाएं और जंगी जहाजों को लाल सागर में तैनात करने की योजना है, ताकि हूथी लड़ाकों के हमलों से सभी देशों के जहाजों को बचाया जा सके, क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में एक है और इस इलाके से कई देशों के बड़े-बड़े मालवाहक जहाज रोजाना गुजरते हैं। इधर भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। इस दौरान बैंक को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए और सबसे ज्यादा तेजी आईटी, ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 71,106 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 94 अंकों की उछाल के साथ 21,349 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।